पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी स्रोत। यही 3 स्रोत है। इन तीनों स्रोत का अध्ययन अगर कर लिया जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण हो सकता है। 47वीं बीपीएससी जो हम लोग दिए थे, याद है हमको क्वेश्चन, 47वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, हिस्ट्री में, स्रोत के बारे में, और उसमें पूछा गया कि सबसे प्रमाणिक स्रोत कौन है। जैसे बीपीएससी में आप बैठेंगे ना तो 10 क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे मान लीजिए 50 नंबर का है तो 40 नंबर का एक भाग में बांट देगा, उसमें 10 क्वेश्चन एक जोड़ेगा तो लिख देगा 40 + 10 और उसका 10 नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्रोत के बारे में वर्णन कीजिए, और टेल करके लिखा है इसकी प्रमाणिकता भी सिद्ध कीजिए। मतलब कि आपको बताना है कि इस तीनों में सबसे प्रमाणिक स्रोत कौन है। तो सबसे प्रमाणिक स्रोत कौन है? पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि इसमें हेर फेर की गुंजाइश नहीं है, फेर बदल नहीं किया जा सकता। जो भी उस समय लिखा गया था वह आज भी उसी रूप में है। लेकिन पुस्तक की क्या है कि पुस्तक में बहुत सारा हेर फेर की गुंजाइश हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप राजा हैं और हम आपके दरबारी कवि हैं, अगर आप पर हम ग्रंथ लिखेंगे तो आपकी बुराई तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाण भट्ट था तो हर्षचरित के बारे में लिखता है, चंद बरदाई है जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखता है। तो बहुत सारी घटनाएं जो नहीं घटी थी उसको उसमें जोड़ दिया गया उस पुस्तक में। अब बहुत सारी घटनाएं जो घटी थी उसको उसमें से हटा दिया गया। आज भी इतिहास के बारे में कहा जाता है ना, ये वामपंथी लोगों ने लिखा तो या चरमपंथी लोगों ने, जो भी हो, विवाद में हम लोग को नहीं जाना है। जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग को चलना है। तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। लेकिन यहाँ पर अशोक का जो स्तंभ है जो उस समय बनाया गया था और उस पर प्राकृत भाषा में जो लिखा है उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ है, वह ज्यों का त्यों है। इसीलिए इसकी और इसकी तुलना किया जाए तो सबसे प्रमाणिक स्रोत कौन हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत बहुत सारे हैं हम लोगों के, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो इतिहास हम लोग को लिखा गया तो ये 2 को मिला के लिखा गया। लेकिन हुआ क्या कि तिथि क्रम के बारे में बहुत अभाव था। तिथि क्रम के बारे में हम लोग को जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रहा था। जब विदेशियों ने आक्रमण किया ना, उन्होंने तिथि क्रम वाले सिक्का जारी कर दिया, अपने राजा का नाम उस पर अंकित कर दिया। तब पता चलने लगा कि इस राजा का शासनकाल इस समय से लेकर के इस समय तक है। इसलिए विदेशी स्रोत को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और इसीलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में 3 स्रोत की चर्चा हम लोग करते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी स्रोत। प्रमाणिक में सबसे प्रमाणिक पहला है। अब इसी को हम लोग, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा, इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा और उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग जानते हैं, कहानी वगैरह में हम लोग भी सुने हुए हैं तो आप लोग भी सुने होंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण, इसमें आइएगा साहित्यिक में तो रामायण के बारे में भी पढ़ना है, महाभारत के बारे में भी पढ़ना है, रामचरितमानस के बारे में भी पढ़ना है। ये सब चीज़ तो हम लोग से कॉमन रूप में कुछ ना कुछ जानते हैं ना, तो वो आपको आसान लगेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जो आप देख रहे हैं, आपके अगल बगल में भी है। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, केसरिया का स्तूप, नाम सुने हैं ना? विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। बिहार की सरकार के द्वारा अब उस पर पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोगों के इसी जिला में जो है वह स्थित है। तो वह इसमें आएगा पुरातात्विक स्रोत में। तो वह पढ़ रहे हैं भले हम लोग, लेकिन वो तो आपको पहले से याद है। एक पॉइंट तो आपको दिमाग में पहले से भी है ना। आर्य राज का जो है स्तंभ है, मैंने उसको हम लोग कहते हैं लौरिया आर्य राज। किताब में लिखा हुआ है लौरिया आर्य राज का अशोक स्तंभ, बगल में है। अगर आप लोग गए हुए तो कहीं हो सकता है देखे भी होंगे। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अपने परीक्षा के लिए, लेकिन वो तो आपको पहले से भी याद है। तो वही सब चीज़ जो है यहाँ हम लोग को अध्ययन करना है। इसमें हम लोग साबित क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले शामिल करेंगे अभिलेख।
या चित्रकला, चित्रकला जब होगा तो मूर्ति कला भी होगा। सिक्का, सिक्का से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। हवन एवं स्मारक, इसमें बहुत सारा चीज है, इसलिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें समेट रहे हैं, फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसमें शामिल करेंगे। तो अभिलेख, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक। तो आप कह सकते हैं कि इससे क्या हम लोगों को जानकारी मिलेगा, जिससे भारत के इतिहास का निर्माण हो सकता है। तो मिलेगा, और क्वेश्चन भी जो है वो आप पूछा जाता है। जैसे मैंने पहला लिखा अभिलेख, यूपीएससी में भी पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया है। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, बोलिए। अभिलेख के एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख शास्त्र उसका हिंदी होता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और सबसे ज्यादा अभिलेख जो है ना भारत में, मैसूर संग्रहालय में स्थित है। कर्नाटक का जो मैसूर है, उसी में सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वह संग्रहित है। अब अभिलेख के अंतर्गत हम लोग कई चीज को शामिल कर सकते हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र अभिलेख, गुहा लेख। गुहा समझते हैं, गुफा, गुफा को गुहा कहा जाता है। जैसे अशोक ने गुफा का निर्माण करवाया था ना, उसके पौत्र दशरथ ने भी कराया था गया में। अभी भी आप जाएंगे तो गुफा है, और उसको प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। आजीविकों के लिए अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने गया के बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया रहने के लिए। उसको गुहा लेख कहते हैं, गुफा लेख भी आप कह सकते हैं। शिला लेख, शिला का मतलब क्या होता है, चट्टान पत्थर होता है ना। तो शिला पर यहाँ पर मैंने यह लिख दिया। उस समय मतलब कि अक्सर वो केरा जाता था, काट करके छीनी हथौड़ी से कुछ होता होगा, तो वह हम लोग शिला लेख कहते हैं। अशोक का स्तंभ जो है, अशोक का स्तंभ जो लौरिया वाले राज में है, आप लोग देखे होंगे, उस पर लिखा हुआ है अशोक का राज्यादेश, तो उसको स्तंभ लेख कहते हैं। सीरियल वगैरह में आप लोग देखते होंगे ताड़ पत्र अभिलेख, ताड़ का जो पत्ता होता है बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, तो प्राचीन काल में उस पर भी लिखा जाता था, राजकीय संदेश भी लिख करके भेजा जाता था। तो जिस पर आप लिख दीजिए वह अभिलेख के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। कुछ अभिलेख आपको यहाँ पर याद रखना है जो परीक्षा में पूछा जाता है। जब हम लोग चैप्टर में भी आएंगे ना, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। जैसे एक तो क्वेश्चन बन गया कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। अब इसमें और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जो हम लोगों को याद रखना, कम से कम 5-6 आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, एक तरफ अभिलेख, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, असंबंधित शासन। संबंधित जो है वह शासक, यही पूछा जाएगा। अगर अभिलेख हम लिखेंगे, मान लीजिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, तो पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, तो सीधा इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। माने समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया था। हम लोग यहाँ पर एक ही लाइन जानना है, और जब गुप्त वंश पढ़ेंगे हम लोग ना, तो फिर हम लोग वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से संबंधित है। यह चक्रवर्ती शासक था, भारत का नेपोलियन इसको कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आएगा मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ, यह
चंद्रगुप्त द्वितीय समय इसी का पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्र इसी से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय। उस तरह है एहोल अभिलेख, किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन चालुक्य वंश का शासक है, यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख, यह खारबेल से संबंधित है। खारबेल, तो यह कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको आपको याद रखना है, भारतीय शासक से संबंधित है। अब फिर हम अभिलेख और भी है, लेकिन चैप्टर में आएंगे तब देखिए यहाँ पर आपको कठिन लगने लगेगा कि कितना याद करें। जब 4-5 आप यहाँ याद रख लीजिए, हमेशा के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। अब एहोल को कभी आपको पूछ देगा कि मंदिरों का नगर किसको कहते हैं? मंदिर का नगर भारत में किसको कहते हैं? बोलिए, गलती हो तो क्या होगा? मंदिर का नगर एहोल को कहते हैं। कर्नाटक में है एहोल। मंदिरों का नगर एहोल को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब यह भारतीय अभिलेख हो गए। अब कुछ विदेशी अभिलेख है, उसको अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोगों का यह अभिलेख जो है वह समाप्त हो जाएगा। 2-3 है, ज़्यादा नहीं है। जैसे पहला मैं लिख रहा हूँ, नाम कुछ आप लोग का पता लगेगा, लेकिन बीपीएससी में भी पूछ दिया है। यूपीएससी में पूछा है, भोगाजकोई अभिलेख। यहाँ लिख रहे हैं भोगाजकोई। यह जगह का नाम है। मध्य एशिया में एक जगह है भोगाजकोई, और यहीं से अभिलेख मिला है 1400 ईसा पूर्व में, और उसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख से पता चलता है ना कि आज लोग जो थे ना वो मध्य एशिया से चल करके भारत आए थे, और भारत में आकर के उन्होंने जिस सभ्यता को जन्म दिया उसको वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको संधि पत्र अभिलेख भी कहते हैं। दूसरा है बेसनगर। यह है भारत में, लेकिन यह विदेशी से संबंधित है। बेसनगर मध्य प्रदेश में। विदिशा का नाम सुने हैं? तो विदिशा बेसनगर का, यह विदिशा का प्राचीन नाम है बेसनगर। तो यहाँ पर गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है, और यह हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस जो कई बार परीक्षा में पूछा है। हेलियोडोरस। और यह भागवत धर्म का अनुयायी था विदेशी, लेकिन इसने भागवत धर्म को अपना लिया और एक स्तंभ का निर्माण भारत में कराया। इसीलिए परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि रहने वाला यह व्यक्ति है तक्षशिला का, और यह शासक है यूनानी, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर के इसने भागवत धर्म को अपनाया और मध्य प्रदेश के बेसनगर में एक स्तंभ को स्थापित करा दिया। तो यही अभिलेख के अंतर्गत आपको संक्षिप्त बात जो है वह पढ़ लेना है और यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। क्या लेट हो गया है? अब हम लोगों का इतना पढ़े तो इसमें क्वेश्चन क्या बना? भारत का मतलब इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस। किस भाषा में लिखा था उसने? आयोनिक। ग्रीक नहीं, ग्रीक तो विकल्प में रहेगा, तो आयोनिक। जैसे हिंदी भी रहेगा, भोजपुरी भी रहेगा, मगही भी रहेगा, मैथिली भी रहेगा, तो जो क्षेत्रीय भाषा है वह आयोनिक। और 4 पुरुषार्थ में से एक आप बताइए। आप दूसरा? आप और मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ है। तो यह दूसरा हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह बन जाता है। इतिहास का जो विभाजन किया गया है, भारत के इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, किस रूप में विभाजित किया गया है? किस आधार पर किया गया? हाँ, समय और संस्कृति के आधार पर था। यह भी आप लोगों का जो है वह क्लियर हो गया।
प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? हाँ, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, हाँ ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा काल है? ठीक है, क्यों? एक लाइन में बताइए कि आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तभी उन्होंने चर्चा किया ना, याद हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जैसे पहले में आप लोगों ने बता दिया कि लिखित साधन नहीं मिला। दूसरा में लिखित वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आए। उसके बाद हम लोगों ने इसका विभाजन किया, तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अब यह 4 मैंने यहाँ पर दिया है, ये सब मैंने 4 कम ही दिया है, 7-8 है, लेकिन चैप्टर में आएंगे तो बताएंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? और ये हो देख के नहीं, पुलकेशिन द्वितीय, मेहरौली का लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उसको हम लोग कहते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारबेट। कलिंग का शासक था, बहुत शक्तिशाली था, पूरे मगध को गधों से जोत दिया था वो, गुस्से में आकर के, माने अपमानित करने के लिए। हाल में तो गधा को नहीं ना जोता जाता है, बैल को जोता जाता है, लेकिन वो बदला लेने के लिए मगध पर आक्रमण करता है। जीन की मूर्ति ले लिया जाता उठा करके, और पूरे मगध को गधों के हल से जुतवा दिया। यही बुक में लिखा हुआ, काफी शक्तिशाली था। और यहाँ से जीन की मूर्ति ले जा करके पुनः कलिंग में स्थापित कर देता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है?